हेलो गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो देखो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं आई नो, लेकिन देखना है ना। चलो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो ये वीडियो जो होगा ना, ये 121 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना। 121 से स्टार्ट हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ चलो, 121 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 121 वाला क्वेश्चन है। साइक्लोसिस क्या होता है बताना है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, मैंने पहले बताया है। अप एंड डाउन नहीं होता, टू एंड फ्रो नहीं होता, ये सर्कुलर मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, आंसर इज ए, सर्कुलर मूवमेंट होता है ए। अब इसका एक और बता देता हूं मैं, एक और देखो, मैं हमेशा क्वेश्चन बता रहा हूं तो कुछ कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। साइक्लोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? साइक्लोसिस के थ्रू। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 वाला। द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर गिवन बाय। तो जो टर्म है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म किनके द्वारा दिया गया है? तो इस स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पुरकिंजे ने कुछ कहा था साइटोप्लाज्म को, है ना। पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म को कुछ कहा था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कुछ मिला करके एक टर्म दिया था उन्होंने। ठीक है ना, उसके बारे में मैंने बताया है किसी वीडियो में, तो मुझे बताइए कमेंट में क्या कहा था उन्होंने। इन हायर प्लांट्स, देखो 123 है ये, इन हायर प्लांट्स कंटिन्यूटी, 123 क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। In higher plants, continuity of cytoplasm from one cell to its neighboring cell is established by through किनके द्वारा एस्टैब्लिश होता है कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म? मतलब कि देखो, ये एक सेल है हमारे पास। ठीक है, ये एक सेल है, उसमें कई सारे कनेक्शन होते हैं। मैं एक ही कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही कनेक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा सेल है, एकदम से कनेक्शन रहता है। देखो ये जो कनेक्शन, जो बीच का जो रास्ता दिख रहा है आपको, नैरो पैसेज दिखाई दे रहा है, ये अंदर का एक सेल हो गया, इसका सेल मेम्ब्रेन वाला हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल वॉल के बाहर अंदर ये हो गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। देखो ये जो अंदर का जो पैसेज दिखाई दे रहा है आपको, जो मैं डार्क किया है, ये है आपका चैनल। इस चैनल से एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा सकती हैं। तो जो भी नॉन लिविंग मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग के थ्रू मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग पार्ट्स या फिर डेड पार्ट्स कहना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं, क्योंकि पहले तो लिविंग थे ना वो। तो डेड पार्ट्स के थ्रू जो भी मूवमेंट होता है उसको एपोप्लास्ट कहते हैं, और जो कि लिविंग होता है उसको सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी वही है। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर भी वही है, सिम्प्लास्ट है आंसर, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म कह रहा है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू होता है सिम्प्लास्ट के जरिए। प्लाज्मोडेस्माटा है इसका रीजन। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से ट्यूब जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जाता है, उस तरह के कंटिन्यूटी को हम लोग सिम्प्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज ए व्हाट? प्रोटोप्लाज्म क्या है ये बताना है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम है। देखो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म तो कोलाइड है। ठीक है, एक तो ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोलाइड है, ये चीज ध्यान रखना है। और ये पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम है बिकॉज अलग अलग फेज देखने को मिलता है हमें। ठीक है ना, ये जेली लाइक भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये इसके केमिकल कंपोजिशन या फिर इन्वायरमेंट पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। कई जगह में ऐसे अलग अलग कंडीशन देखने को मिलते हैं, इसलिए पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम इसे कहेंगे हम लोग। ये 125 क्वेश्चन हमारा हुआ। द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द साइटोप्लाज्म हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि द सब्सटेंस जो कि 80% ऑफ साइटोप्लाज्म बनाता है, उनके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। आंसर इसका वाटर है, लेकिन इसमें यूनिक स्ट्रक्चर कैसा क्या है? देखो यूनिक स्ट्रक्चर इसका तो अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इसमें डाइपोल भी देखने को मिलता है आपको, इसमें वाटर जो मॉलिक्यूल अगर आइस यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसमें डायमंड टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है आपको, बहुत सारा पैटर्न देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन जैसे होता है वाटर का, वहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रंग का पैटर्न देखने को मिलता है। एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है वाटर के पास। 80% ऑफ साइटोप्लाज्म इसी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल एक्टिविटीज इज, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि द मेन एरिना ऑफ एक्टिविटीज या वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल एक्टिविटी जो होता है वो कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, ये जो लाइन है ना डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है हमारे पास। ओके, और प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन, जो प्रोटीन न्यूक्लियस के फंक्शन के लिए रिक्वायर होता है
वो कहाँ बनता है। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला तो एनसीईआरटी के लाइन से था, लेकिन दूसरा वाला एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। ये देखो पीएमटी में आया है और ये बीएचयू में आया है, और ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर जो होगा साइटोप्लाज्म होगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर साइटोप्लाज्म है, लेकिन दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स और जो पूछ रहा है वो बहुत बिल्कुल अलग चीजें पूछ रही हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मेन एरिना जो होता है सेलुलर एक्टिविटी का वो होता है साइटोप्लाज्म में। और दूसरी बात क्या कि जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो भी कहाँ है, वो भी साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास 127 नंबर क्वेश्चन। द प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस, कहाँ पे प्लेस होता है। देखो अभी मैंने बताया आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स आते हैं वो बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स। और जो भी एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर के राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो भी बनता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो अभी हम लोग ने देखा ना कि न्यूक्लियस से जो ये जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे प्रोटीन्स जो रिक्वायर होते हैं फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस के कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी का भी जितना आउटपुट है वो साइटोप्लाज्म में ही जाता है। तो यहाँ भी आंसर वही होगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा पहले। तो देखो ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ऐसा है होता है क्या। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बी लिख रहा है इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहा है इन न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म एंड ओनली ऑन राइबोज अटैच टू द न्यूक्लियन। तो आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने राइबोसोम्स हैं, एमआरएनए है, न्यूक्लियस जिसका डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ वाला जो ऑप्शन है बी वाला, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो मोस्ट करेक्ट लगाना है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग ए लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है। जैसा देखा देखो आप बोलो ये कोई 98-7 का क्वेश्चन है, सर बहुत पुराना क्वेश्चन है ये अब नहीं आने वाला, ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, और जो कि सिलेबस के अंदर है आपके, और ये पहले का है, मतलब 20 कितने साल पहले का है, ये 20 से ज्यादा साल के पहले का है क्वेश्चन है। तो जरा सोचो कि ये इजी क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सेम है यहाँ पे, जो हम लोग को कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटोप्लाज्म वाज रिगार्डेड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है प्रोटोप्लाज्म है, ये बताया किसने था। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आंसर जो होगा वो होगा हक्सले। ठीक है, हक्सले ने बताया था। और जो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था प्रोटोप्लास्ट टर्म जो दिया था, है ना, वो ध्यान रखना है, प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था मैंने वहां पे पूछा है ना, तो बताओ किनके द्वारा दिया गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट। हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट, किनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार देखा गया है। तो कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार देखा था, ये ध्यान रखना, कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार देखा था। रॉबर्ट हुक ने सेल पहली बार देखा था, वो भी डेड कॉर्क सेल्स को उन्होंने पहली बार देखा है। ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन हम लोग न्यूक्लियस में इनके बारे में जानेंगे, आप लोगों को पता होगा न्यूक्लियस से इनका रिलेशन क्या है ना, पता है तो बताइए। तो यहाँ पे हो गया फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, हमारा हक्सले साहब ने ये कहा था प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो 130 वाला। देखो क्या बोल रहा है कि ए क्या है। ए तो देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं, ये देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो ए क्या है पूछ रहा है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है पहला चीज, ये आपको दो, ये तो डबल मेम्ब्रेन पहला चीज है। तो डबल मेम्ब्रेन आपके सेल में दो तीन चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसी भी सेल के अंदर, आप हमारे सेल में नहीं, एनिमल्स में नहीं, हम किसी भी सेल का मैं बात करूं तो एनिमल होता है, प्लांट होता है, और जो भी हमारे पास सेल है। तो कौन से तीन ऑर्गेनल होते हैं हमारे पास उसमें, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें से क्या है ना कि क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्रोमोप्लास्ट भी होगा, ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल्स में होते नहीं। तो बचा बस न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेनस होगा हमारे एनिमल सेल के अंदर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ए का माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नीट में पूछा गया, कर्नाटका 2013 में पूछा गया, 2013 में भी एक बार नीट हुआ था, उसके बाद से फिर कैंसिल कर दिया गया था नीट को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Study smart, work hard guys, and stay healthy.